हेलो गाइस, वेलकम टू यू ऑल अगेन। आज का हमारा टॉपिक है टेम्परेचर। बेसिकली मैं जैसे गूगल पे सर्च कर रहा था टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू आवर किचन, लाइक हमें पता होना चाहिए कि हमारे फील्ड यानी कि किचन लाइन में टेम्परेचर कितना कितना होता है। जैसे कि रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर कितना होता है, वॉक इन का टेम्परेचर कितना होता है, डीप फ्रिज का कितना होता है, बॉइलिंग का कितना होता है, पोचिंग का कितना होता है, तंदूर का कितना होता है, ओवन का कितना होता है। हर चीज़ के टेम्परेचर के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। सो मैं सर्च कर रहा था कि टेम्परेचर, आई जस्ट राइट अ टेम्परेचर, देन आई फाइंड अ टॉपिक देयर, व्हाट इज 100 टेम्परेचर। सो आई थॉट कि क्लिक करके देखता हूँ कि इसमें क्या है। So I find there that average temperature has traditionally been defined as 98.6 Fahrenheit is equal to 37 degrees Celsius. Temperature taken using a mouth thermometer, oral temperature that's 100 Fahrenheit is equal to 37.8 degrees Celsius or higher is generally considered to be favor. सो मुझे लगा ये एक टॉपिक है जो शेयर करने लायक है, क्योंकि अधिकतर लोग शायद नहीं जानते कि टेम्परेचर दो तरीके से नापा जाता है। एक होता है फ़ारेनहाइट में, एक होता है सेल्सियस में। सो जब डॉक्टर के पास कोई भी जाता है, तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो जब हम छोटे थे तो हम भी अगर डॉक्टर के पास कभी फीवर होने पे डॉक्टर के पास जाते थे तो डॉक्टर कहता था 102 डिग्री टेम्परेचर। सो हम कंफ्यूज, हालांकि इतना नॉलेज तब भी नहीं था कि 100 डिग्री टेम्परेचर बोले मतलब शायद एक बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता होगा, यानी कि 100 डिग्री टेम्परेचर में पानी उबल सकता है, ये भी नहीं पता था। तो लेकिन एक नॉलेज है जो कि पता होना जरूरी है कि अगर एक ओरल थर्मामीटर अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसमें जो टेम्परेचर आता है वो फ़ारेनहाइट में आता है। 100 डिग्री अगर आपका फ़ारेनहाइट बता रहा है टेम्परेचर, तो उसका मतलब है आपका बॉडी का टेम्परेचर 37.8 डिग्री सेल्सियस है। इसमें बताया गया है कि बॉडी का एवरेज टेम्परेचर डिफाइंड एज अ 37 डिग्री सेल्सियस, उससे ऊपर जैसे बढ़ता है तो वो फीवर में आ जाता है। सो I saw a next topic like what is the 2 hour 4 hour rules। ये भी मुझे लगा एक शेयर करने वाली चीज़ है, बिकॉज जो भी किचन के शेफ हैं या जो भी गृहिणियाँ हैं जो घर में खाना बनाती है, तो उनको भी पता होना चाहिए कि खाने बनाने के कितने देर के अंदर खाना फ्रिज में होना चाहिए और कितने देर बाद खाना खाने लायक नहीं रहता है। सो इस रूल्स के अंडर आता है फूड हेल्ड बिटवीन 5 डिग्री सेल्सियस to 60 degree Celsius for less than 2 hours can be used, sold or put back in the refrigerator to use later. Food held between 5 degree Celsius to 60 degree Celsius for 2 hours to 4 hours can still be used or sold but can't put back in fridge. Food held between 5 degree Celsius to 60 degree Celsius for 4 hours or more मस्ट बी थ्रो अवे। इसका मतलब है कि अगर खाना आपका 5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और 7 डिग्री सेल्सियस के बीच में, जिसे बोलते हैं डेंजर जोन, डेंजर जोन के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है। अगर आपको वीडियो देखना हो तो आप जाकर के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक आपको वहाँ मिल जाएगा। सो डेंजर जोन के अंदर अगर आपका खाना रखा हुआ है बनाने के बाद, कुक करने के बाद आपने 5 डिग्री सेल्सियस से और 7 डिग्री सेल्सियस के अंडर में अगर आपका खाना रखा हुआ, यानी कि डायरेक्टली देखा जाए तो खाना अगर आपने बाहर रखा हुआ है, फ्रिज के अंदर ना रखने के बजाय बाहर रखा हुआ है खाना बनाने के बाद, तो 2 घंटे के अंदर खाना आप खा सकते हैं। और अगर आप चाहो तो उसको फ्रिज में रख सकते हैं 2 घंटे के अंदर, यानी कि उसको अगर आप फ्रिज के अंदर रख देंगे 2 घंटे के अंदर तो वो खाने लायक रहेगा आगे के लिए। फिर ये कहता है कि अगर 2 से 4 घंटे का समय हो गया तो तब आपका खाना सिर्फ और सिर्फ खाने लायक रह जाएगा, फ्रिज के अंदर रखने लायक नहीं रहेगा। और तीसरा बोलता है कि अगर 4 घंटे से ऊपर हो गया है तो खाना ना तो खाने लायक रहता है और ना ही फ्रिज में रखने लायक, यानी कि उसको फेंक देना चाहिए। ये रूल्स है 2 आवर 4 आवर। सो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट केसेस फॉर फूड पॉइजनिंग। ये एक टॉपिक है जो इंटरेस्टिंग है। फूड पॉइजनिंग कैसे कैसे होता है, क्योंकि किस किस कारण से होता है,
ये जानना भी हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है। नॉट कुकिंग फूड प्रॉपरली, अगर खाना अच्छी तरीके से नहीं पकता तो फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि आप अगर वेजिटेबल्स ही ले लें तो वेजिटेबल्स अगर आपकी प्रॉपर कुक नहीं होगी तो उसमें भी किसी तरह के बैक्टीरिया रह गया तो वो मरता नहीं है, क्योंकि 100 डिग्री में जाकर के मैक्सिमम बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। सो अगर आपका खाना अच्छे से नहीं कुक होता तो बैक्टीरिया रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकता है। सेम अगर आप नॉन वेज लेते हैं तो नॉन वेज भी अगर आपका फुल कुक नहीं है तो उसमें बैक्टीरिया पनपने के चांसेस, बैक्टीरिया रहने के चांसेस रहते हैं और जो फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकता है। नॉट स्टोरिंग फूड बिलो 5 डिग्री सेल्सियस, अगर आप खाने को 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं स्टोर करते हैं, जैसे कि अभी मैंने पहले थोड़ी देर पहले बताया था, यानी कि डेंजर जोन में आपका अगर खाना रहता है तो वो फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकता है। अगर आपने 2 और 4 रूल फॉलो नहीं किया तो वो फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकता है। समवन हु इज अनवेल और हैज पुअर हाइजीन हैंडलिंग टफ फूड, अगर कोई बीमार है या फिर गंदगी से खाना बना रहा है तो भी फूड पॉइजनिंग के कारण बन सकता है। क्रॉस कंटामिनेशन, स्प्रेडिंग जर्म्स बिटवीन फूड सरफेस यूटेंसिल्स एंड इक्विपमेंट। सेम ऐसे ही क्रॉस कंटामिनेशन के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि क्रॉस कंटामिनेशन होता क्या है, कैसे होता है, अगर चाहे तो उसका भी मैं लिंक वीडियो में डाल दूंगा। क्रॉस कंटामिनेशन की वजह से बैक्टीरिया ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह, चाहे वो चॉपिंग बोर्ड के थ्रू हो, चाहे वो आपके जो आप बर्तन यूज़ कर रहे हो या फिर नाइफ वगैरह, जो भी आप चीज़ें बर्तन नाइफ जो भी इक्विपमेंट यूटेंसिल्स आप यूज़ कर रहे हैं उसके थ्रू आपका क्रॉस कंटामिनेशन होने के चांसेस होते हैं और जिससे फूड पॉइजनिंग होने का खतरा बढ़ जाता है। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी किसी दूसरी वीडियो के माध्यम से। इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।